जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाइका, सुहेल, आफाक, अहमद नूर, मुंतहा। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? आफाक, अच्छा इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है, जो ग्रुप 7 से हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं? जो ग्रुप 7 से स्टूडेंट हैं, जरा मुझे। वालेकुम हसनैन, ठीक है। मुंतहा है। अहमद, आप ग्रुप 7 से हैं या ग्रुप 6 में थे? हसनैन आप? जितने भी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, इनमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप 7 से कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? अहमद, वापस से रिज्वाइन करो बेटा। मतलब हम जो है, लास्ट क्लास में हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। वालेकुम सलाम जबेरिया। यानी ग्रुप 7 से एक जो है मंताशा और मुंतहा। मुंतहा और मुंतहा। अच्छा, अब जरा सा दानिया, वालेकुम सलाम बेटा। हमने जो है ये ग्रुप 7 के स्टूडेंट्स के जो है क्लास में, अच्छा हमारी जो है दानिया कितनी टोटल क्लासेस हुई थी? तीन क्लासेस हुई थी। तो सादिया, ये दानिया, मुंतहा, ये जो तीन क्लासेस के अंदर जो भी हमने
हमने जो भी पढ़ा था उसका एक ओवरऑल प्रीव्यू दे रहा हूं, और आप लोग क्या करना कि वो जो है उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में भी सुन लीजिएगा 3 क्लासेस में। हमने बात स्टार्ट करी थी बच्चों, बिजनेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सबको तो याद है वो आप लोग, और मैं कहूंगा कि ग्रुप 6 के मुंदा तो यही इसीलिए वो क्लासेस कंडक्ट करी गई हैं कि वो आपको एक रिव्यू करा जाए, कि एक फास्ट फॉरवर्ड दिया जाए। उसमें आपके पास बिजनेस की डेफिनेशन आ गई। बिजनेस बिजनेस की डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एक बिजनेस की डेफिनेशन दी। बस फर्क ये है मुद्दा कि पहले जो है स्टूडेंट से जो है वो थोड़ा सा वो उनके राय ले रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तेज। फिर इंशाल्लाह 2 क्लासेस के बाद जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट आउट जो है सेम हो जाएंगे। लेकिन फर्क यह है कि मैंने कहा ये काफी दिनों का गैप आ गया था, तो बैच 6 वालों के के पास जो है वो आपके पास प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और एक थी नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। फिर सुनिएगा, ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए। हो सकता है अनम के आपकी तरफ जो है नेट का इश्यू हो, जो भी हो व्हाटएवर, वापस से वॉइस क्लियर हो गई होगी। कहा ये पर्सनली जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बेटा, हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, वो पोर्टल पे लग जाएगी बेटा। ये वैसे ही क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, तो एनी एक्टिविटी याद रखिएगा मुद्दा, जो नए स्टूडेंट्स हैं पुराने भी, वो एक अच्छा चांस है रिकॉल करने का। दुनिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए इज कॉल्ड बिजनेस। फिर मालूम ये हुआ कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस था और एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस था। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर याद रखिएगा PRC 4 में हमें जितना भी जो PRC 4 में जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस या अकाउंटिंग हम सीखेंगे। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की अकाउंटिंग हम जो है FAR 1 के अंदर यानी CAP 1 में सीखेंगे। सर ये क्या फर्क है इसमें? बहुत आसान सा। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड और बिजनेस के अंदर ये चैरिटी बेस्ड होती है, ज़कात डोनेशन चैरिटी इस पे चलती है। और प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में आप कोई चीज बेचते हो बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में हम कोई चीज बेचते हैं, और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमारी चैरिटी ज़कात वगैरह से चलती है। इनकी भी अकाउंटिंग होती है, इनकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है। और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है उसके अंदर हमें एक एवज जो है, एक तरफ से जो है वो
एक तरफ से जो हम उसको गुड्स बेचते हैं और दूसरी तरफ हम उससे पैसे लेते हैं, और जो हम गुड्स बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे जो है प्रॉफिट शामिल होता है, उसके अंदर हमने जो है प्रॉफिट रख कर उसको चीज बेची होती है। फिर मालूम हुआ जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है वो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस। ये तीनों बिजनेस जो है इसके अंदर ये आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड की काइंड्स में आ गए। आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है आपके पास थ्योरी में सवाल आ सकता है। बिजनेस की डेफिनेशन याद रखिएगा। ऐसी तमाम की तमाम एक्टिविटीज जिसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। शायद मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि जब भी बिजनेस की डेफिनेशन किसी से पूछी जाती है तो फौरन जवाब देता है सर बाइंग एंड सेलिंग, कोई जवाब देता है सर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कोई बोलता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। ये सारी याद रखिएगा, ये सारी की सारी आपकी बिजनेस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस की डेफिनेशन नहीं है प्यारे बच्चों। बिजनेस की डेफिनेशन में प्रॉफिट का एलिमेंट आना लाजमी है। अब मेरा सवाल यह है तुमसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, प्रॉफिट ओरिएंटेड में टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करी। मुमताज, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर है बेटा? और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये सारी दानिया, हाइका, फातिमा, कमल, कामरान, सारे स्टूडेंट्स ने सुना हुआ होगा। मुंतहा और मंतशा, ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? ये पीडीएफ आप जो है एक आप काम करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ये इसको, इन सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है तो आप लोग भी ले लें। इसकी भी पिक्चर ले लो ऑर्गेनाइजेशन की। टाइप्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन की एक स्क्रीनशॉट ले लो जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, गुड बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 ट्रेडिंग और नंबर 3 सर्विस बिजनेस। अब याद हो दानिया, हम लोगों ने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डेफिनेशन थी, नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, labor and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost. In manufacturing business we add raw material, labor and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost. टेक्सटाइल मिल्स हो गई, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हो गई, शू मेकिंग फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गई। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। और जो ये ट्रेडिंग बिजनेस है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। सबसे पहले तो हम फिनिश गुड्स खरीदते हैं। अब कोई बताएगा मुझे, कोई स्टूडेंट, जो फिनिश गुड्स है, बनी बनाई चीज हम किससे खरीदेंगे? हम कोई चीज बनाते नहीं है, हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। कोई बताएगा कि ये ट्रेडिंग बिजनेस का क्या मतलब है? वेरी गुड दानिया, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे जवेरिया, वेरी गुड। कंपनी से, सादिया मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, ये लिख दो। फैक्ट्री से अजीम यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले से, यानी ट्रेडिंग बिजनेस को ये मालूम ही नहीं होता कि वो कितनी मेहनत से बना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो बनी बनाई चीज हमने खरीदी और उसके अंदर हमने प्रॉफिट ऐड करा और हमने उसको बेच दिया। PRC 4 में याद रखिएगा, बिल्कुल सही है काशिफ, वेरी गुड। के मुंता, मंतशा, यानी के
हम कोई चीज बनाते नहीं है, हम ट्रेडिंग बिजनेस में पहले चीज खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, फैक्ट्री वालों से, और उसके अंदर रीसेल कर देते हैं अबव कॉस्ट, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं और नया प्राइस टैग लगाते हैं और बेच देते हैं। PRC 4 में हमें पूरा पूरा जो है आप यूं समझ लें सिलेबस ट्रेडिंग बिजनेस पर है। सर तो हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। वो कैफ जो पुरानी भी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप डिटेल में कब पढ़ोगे, कैफ 3 में, यानी ग्रुप 1 के पेपर में। अभी जो है हमारे पास अभी सिर्फ जो है ट्रेडिंग बिजनेस है, और इसमें अच्छा ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस थी उसके अंदर जो है जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने भी रिकॉल कर लो, टेक्सटाइल मिल्स हो गए, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हो गई, शू मेकिंग फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ट्रेडिंग बिजनेस की जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग बिजनेस की जो डेफिनेशन है, आप वरुण वापस से रीजॉइन कर लो बेटा। थोड़ा सा जो सिग्नल्स होते हैं कभी आगे पीछे होते हैं तो इस वजह से हो सकता है, लेकिन अभी तक सारे स्टूडेंट्स को सही क्लियर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के डेफिनेशन में सारे स्टूडेंट जिन्होंने लिख लिया वेल एंड गुड, नाशिम हो गया, बेस्ट एवर एग्जांपल हो गई। की इसके बाद तीसरा जो है आपके पास सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस की डेफिनेशन है है, और डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर जो है, स्टेट एजेंट हो गए। स्टेट एजेंसी वालों का क्या काम होता है, कोई बताएगा जो होते हैं उनका क्या काम होता है? देखिएगा जरा, आवाज आ रही है बेटा? देखो नेट का जो है ना, असल में वो प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से, उसकी वजह से शायद पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा हो बच्चों। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था स्टेट एजेंट का क्या काम होता है? जीशान जफर भाई, एक बंदे का जो है घर होता है और एक बंदे को घर खरीदना होता है, दोनों पार्टियों को मिलवा देता है, और इसके अगेंस्ट में क्या ले लेता है भाई? कमीशन ले लेता है। वरुण ने सर व्हाट इज सर्विस बिजनेस, जिसमें हमको सर्विसेज सेल करनी हो, मतलब हमारा कुछ कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। वेरी गुड वरुण, शाबाश वरुण, एक्सीलेंट बेटा। कोई फिजिकल गुड नहीं होता, सर्विसेज देनी होती है। इलेक्ट्रिशियन हो गए, कारपेंटर हो गए, मैकेनिक हो गए, क्लीनर हो गए। आपके पास आ जाए तो आपके 3 को टिक कर दिएगा। नेक्स्ट आपने मुंता, ये नए स्टूडेंट्स हैं, जीशान, सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया था। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इज, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है,
पार्टनरशिप है और जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद रख लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो, उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो। मतलब ऐसा बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के आगे लिखा है सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनली एंड ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद एक ओनर ऑफ द बिजनेस होगा, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे का नाम है आपके पास पार्टनरशिप, यानी कि आपके पास मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस। कम से कम ऐसा कोई कारोबार जिसके 2 पार्टनर हो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आयशा इसके अंदर मिनिमम 2 ओनर्स होंगे तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी प्यारे बच्चों। फिर आपके पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। सिर्फ यूं अभी समझ लो कि आप बिजनेस के जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को जो है स्प्रेड आउट करते हो या बेचते हो। और इसमें जो है याद रख लेना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक और बात बता दूं, जो नए पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, शायद शेयर करी थी पहले भी बात, अभी भी हसनैन, दानिया, आयशा, अशफाक, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई लॉयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। खुद ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है तो आपको लाजिम है कि वो आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और फिर वो ऐसी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कंपनी का पाकिस्तान, यानी कि आपके पास अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत आपको जो है कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। आपको डायरेक्टर्स के नाम बताने पड़ेंगे, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यूनिक नेम रखोगे, किसी और कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो। बहरहाल अभी से कभी हो सकता है कि थ्योरी में पूछ ले, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पूरे PRC 4 में बच्चों सिर्फ पहली टाइप की ओनरशिप है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सारे बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? अच्छा, एक रिकॉल हो जाएगा, जरा मुझे काइंडली रिप्लाई कर देंगे जरा सा, सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक अजीम, जवेरिया, सादिया, एक रिवीजन भी हो जाएगा और नए स्टूडेंट्स को मतलब आप लोगों का भी। अहमद नूर, अहमद नूर, अब तुम्हें आवाज आ रही है? कभी भी ऐसा हो, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आवाज सही नहीं आ रही है, हमारी तरफ से भी सेम मसला हो सकता है, फौरन डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लिया करो, काफी चीजें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। नूर अहमद, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं नूर अहमद। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग करी थी हमने दानिया। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप लोगों ने पुराने स्टूडेंट से ये सब कुछ लिखा हुआ है ना जवेरिया? आप लोगों ने रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है ना? मेरा अलग बनाइएगा, सर हसन का अलग बनाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मेरा पोर्शन बिल्कुल सेपरेट रखिएगा, सर का बिल्कुल सेपरेट रखिएगा प्लीज। फिर एक और डेफिनेशन दी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मैनिपुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। मिक्स एंड जॉनसन की डेफिनेशन है, आप लिख भी लेंगे तो सही है। आपके पास अब्दुल्ला, अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये जो आप सीखने आए हो एक आर्ट, फन, कला सीखने आए हो। उसके अंदर कुछ चीज आप क्लासिफाई करोगे, कुछ समराइज करोगे, कुछ मैनिपुलेट करोगे और कुछ इंटरप्रेट करोगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद आपके पास, अगर तुम नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा। हमने बात करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, सर ये क्या होता है? इसके अंदर मैंने बात करी थी, अगर याद हो, कि द होल ऑफ द financial accounting is based upon a very simple idea, is in the business is always equals to resources supplied by the owner.
समझो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मेन चीज जो है वो ये है, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल आइडिया। और वो आइडिया क्या शेयर करा? रिसोर्सेज इन द बिजनेस is always equals to resources supplied by the owner. Is it clear बेटा? नहीं नहीं सर, हसन का मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने, ये किसने सवाल पूछा था? कहा कहा मेरे पास तो मेरे ख्याल से हमने लास्ट जानिए कहाँ तक लिखा था? हमने जो 2 क्लासेस में करा था, कहा तुम ही बता दो कहाँ तक हमने करा था? अभी करा कहाँ है? रिपीट मेरा बेटा, सब्र तो कर लो। जनरल एंट्रीज लिखी थी, ठीक है। वरुण इधर देखो। द होल ऑफ द the whole of the financial accounting is based upon a very simple idea। और वो सिंपल आइडिया ये करा है इन्होंने कि जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, वो एक सिंपल आइडिया पर है। और वो क्या है? रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। वरुण ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया की सबसे पहली चीज जो इजाद हुई ना, वो ये हुई है। अब क्या हुआ? द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल आइडिया। सिंपल आइडिया ये शेयर करा उन्होंने कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस, जो भी रिसोर्सेज में बिजनेस लगे हैं, वो सारे के सारे ओनर ने सप्लाई करे। अब दे नीचे अगर वरुण अगर देखो तुम जो लिखा हुआ है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। बताएगा अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि जो रिसोर्सेज इन द बिजनेस जो लगे हैं, उनको अकाउंटिंग में जो है वो एसेट्स कहते हैं। और इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। बच्चों याद रख लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिसोर्सेज ओनर लेकर आता है उसको कैपिटल कहते हैं। हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। ओके बेटा दानिया, तो पहली अकाउंटिंग इक्वेशन याद रख लीजिएगा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल हो गया। यानी जितने भी चीजें बिजनेस में लगी हैं वो सारी की सारी जो है वो ओनर लेकर आया है। तो ऐसे तमाम बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज सप्लाइड इन 2 वेज, और वो 2 वेज क्या हो गए? अगर बोला है कि अब जो बिजनेस में रिसोर्सेज लगे हैं वो 2 तरीकों से लगे हैं। resources in the business is always equals to resources supplied by other people plus resources supplied by other people plus resources supplied by the owner। अगर रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द अदर पीपल भी हो जाए और रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर हो जाए, यानी अब बिजनेस में जो रिसोर्सेज लगे हैं वो 2 तरीकों से लगे हैं। और हमने जैसे पढ़ा है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस कॉल्ड एसेट, in financial accounting resources supplied by the owner is called capital, in financial accounting resources supplied by other people is called liabilities। बच्चों hence accounting equation is assets equals to liabilities plus capital। अब ये
एक बिजनेस स्टार्ट करा, उसके अंदर तुम्हारे पास यानी इसके भी लगाए, यानी हमने किसी बैंक से लोन ले लिया, तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया बेटा। तो एसेट इक्वल्स टू क्या हो गया, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। अगर 70 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए ओनर लगाए, तो 20 लाख रुपए कौन लगाएगा? 20 लाख रुपए आपके पास कौन लगाएगा? किसी बैंक से उधार ले लिए, किसी दोस्त से उधार ले लिए, किसी रिश्तेदार से उधार ले लिए, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, याद रख लेना, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ, लेंडर भी कह सकते हो बेटा। काशिफ, ये आपको जो है रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी बेटा, आपको कोई नीड नहीं है, मैं ये क्लास वैसे ही अच्छा, क्या हमने पढ़ा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ये तो बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो अगर एसेट आपका 1 लाख है और कैपिटल आपका 80,000 है, तो लायबिलिटी कितने का हुआ? अगर एसेट 1 लाख के हैं और कैपिटल जो है आपके 80,000 का है, तो लायबिलिटी कितना हुआ? 1 लाख में से 80 माइनस कर दो, 20,000। अगर किसी कंपनी के 4,50,000 रुपए की लायबिलिटी और 12,50,000 का कैपिटल, तो एसेट कितने के हुए? 4,50,000 में 12,50,000 ऐड कर दो मेरा बेटा। तो आपके पास आंसर आ गया 17 लाख रुपए। अगर किसी कंपनी के एसेट 15 लाख के हैं और लायबिलिटी 5 लाख की है, तो कैपिटल कितना हो गया बेटा? आपका कैपिटल कितने का हो गया? 10 लाख का। अच्छा, एक और कभी इक्वेशन होती है, अगर लायबिलिटी को उठाकर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाओ, तो एसेट माइनस लायबिलिटी किसके बराबर हो गया बच्चों? एसेट माइनस लायबिलिटी किसके बराबर हो गया? एसेट माइनस कैपिटल जो है वो लायबिलिटी के बराबर हो गया। और अगर हाय का अब्दुल्ला, वेरी गुड मेरा बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल के बराबर आएगा। ये मुंतहा, मनसा, मंशा, ये तुम लोगों ने पिक्चर ले ली थी बेटा। जीशान, जो PRC 4 ग्रुप 7 के स्टूडेंट्स हैं, देखना जरा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 पिलर्स पर है बेटा। इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 5 पिलर्स पर है। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये वर्टिकल वे में अल्सर लिख दो, ALCER। ALCER, ए स्टैंड फॉर एसेट, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, ALC स्टैंड फॉर कैपिटल। ये तीनों हेड जो ऊपर वाले हैं तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़े थे। ई जो है एक्सपेंसेस नया आ गया और आर रेवेन्यूज नया आ गया। अच्छा, अल्सर को याद करने का एक तरीका है, ALCER। एसेट्स जो आपने मेडिकल में जो पढ़ा था, यू, वो यू से आता था, वो यू से आता था आपके पास। ये मैंने उसको ए से कर दिया, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज। डन बेटा? चलो, इसके बाद
मंताशा मंतशा मंतशा। नेक्स्ट अगर आप देखें, एक रिव्यू है और पुरानी क्लासेस को भी सुन सकते हो। पोर्टल आपको लेना पड़ेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। और यार एक बात है, अगर आप पढ़ाई के लिए, मेरे ख्याल से कितने चार्जेस हैं, 1000 रुपए, 1500 है बेटा, 1000 है या 1500, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट। 1500 रुपए दानिया, इट्स, यार हारिस ये बहुत ही नॉमिनल से वैल्यूज है यार, आपको अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट इसके अंदर आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप ये पोर्टल का एक्सेस ले लो। आपको पूरी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी है। आप यकीन करें कि ये हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस में यही पीआरसी लेवल का पेपर पढ़ाते हैं, तो बच्चे हजारों रुपयों में फीस जो है वो सबमिट करते हैं हर इंस्टीट्यूट के। और काफी बड़ी फीस है, छोटी मोटी भी नहीं। तो मैंने शायद आप लोगों को ओरिएंटेशन में भी एक बात कही थी कि एसबीआई का एक सबसे बड़ा मैं देखता हूँ कि उन्होंने सारे मार्केट से रिन्यूड टीचर और सारे एक्सपीरियंस टीचर्स को आपको अलाइन किया है। और डेफिनेटली वो हमें भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह पाक ने आपको दे दी है। अब आपका काम ये है कि उसके अंदर आपका बहुत ही माइन्यूट सा, मतलब ना होने के बराबर जो है एक अमाउंट है, तो आप उसका काइंडली जो है, जो भी ये मेरी तरफ से सजेशन है, कहीं इसको ये बच्चा ना समझे कि यार सर कोई आप ही को। अच्छा, सबसे बड़ी बात, स्पेशली स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं, वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वो क्या करें कि बताने का मकसद मेरा ना कि एक दफा समझ नहीं आया, वापस रिकॉर्डिंग सुन ली, 2 मरतबा कर ली, 3 मरतबा, जब तक वो चीज क्लियर ना हो जाए, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये तो अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। अब वो आपके देखो, वो पढ़ी है ना आपने एक अहदीस कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दार और मदार नियत पर है। तुमने नियत रखी है, इंटेंशन कि यार मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, तो इंशाल्लाह उसके लिए डेडिकेट हो, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो और बिल्कुल यंग तरीके से कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो पास भी होगा। ठीक है, अगर आपकी नीयत में ये है कि बे यार कहाँ ले लिया, क्या कर दिया, तो डेफिनेटली फिर उसके रिजल्ट भी और उसके आउटकम्स भी इतने अच्छे नहीं निकलेंगे। पहली जो हेडिंग है वो एसेट्स की है। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स, यानी कि बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसेट कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन दी हुई है, एसेट्स इंक्लूड ऑल एवरीथिंग। वरुण ये लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा, बल्कि आज तो ये, हाँ शायद आज कर दूं। Asset include everything which is controlled and owned by the company entity that is currently valuable and provide monetary benefits in the future. Asset include everything, जिसका हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि कंट्रोल एंड ओन बाय द कंपनी, जिसको ओन करती हो और उसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास हो, दैट इज करंटली वैल्यूएबल, और उसकी कोई वर्थ हो, वो लेगा चौक और क्या। और वो फ्यूचर में आपको फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट दे, तो दे आर कॉल्ड एसेट्स। बिल्डिंग हो गई, शॉप हो गई,
एसेट्स दो टाइप के हैं, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड विद फिजिकल सब्सटेंस। और इंटेंजिबल एसेट क्या है? which cannot be seen, cannot be touched without physical substance। यानी कि which cannot be seen, cannot be touched without physical substance। For example, goodwill, copyrights, patents, license। किसी चीज का आपने लाइसेंस हासिल कर लिया, पता चला वो लाखों रुपए का लाइसेंस लिया है और मिला क्या है? एक कागज, एक अप्रूवल मिला है। तो बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास इंटेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट्स दो टाइप के हैं, एक नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट। आपके टेंजिबल एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करा अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने। एक नॉन करंट एसेट्स है, इसका दूसरा नाम बच्चों फिक्स एसेट। थ्योरी में आ सकता है बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह इसके सवाल भी दिखा दूंगा। हम जो है ICAP की स्टडी टैक्स से देखेंगे भी सवाल, तो आपको काफी चीजें पढ़ चलेंगी। कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे तमाम एसेट्स जो कम से कम एक साल के लिए यूज हो, एक साल लिखा है, यानी उसकी जब तक फ्यूचर और जब तक मैक्सिमम नहीं लग रहा कर सकते बीच में आ रही है। हो उसको आप करोगे। एक बेहतरीन एग्जांपल ये है, एक स्टूडेंट बड़ी जमाना एक एग्जाम क्या पंखा लिया छत वाला, तो नया पंखा Once more. अच्छा चलता है। 4-5 साल के बाद वो थोड़ा सा स्लो हो गया, हल्का हो गया, जाहिर सी बात 4-5 वहां से मारूंगा ना गोल हो जाएगा। आवाज आ बड़ी रही है? बड़ी देखो जरा। फोड़ते हैं भाई। हाँ बेटा, नेट का जो है थोड़ा सा सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। आवाज आ रही है जरा सारे स्टूडेंट्स को? लग लग। आवाज आ रही है और ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जरा काइंडली चैट में बता दें प्लीज। हमने एक पंखा लिया, 4 साल तक चला, फिर स्लो हो गया तो कैपेसिटर चेंज करवा दिया, फिर 2 साल और चल गया, फिर कैपेसिटर चेंज करवा दिया, तकरीबन 9 साल चल गया। फिर एक दिन आपने जो है फैन ऑन करा तो मुस्कुरा गया। मुस्कुराने का मतलब जल गया। को बुलाया, बोला भाई इसको खोलो, वाइंडिंग करवाओ, हो कलर भी गया। करवा दो, बेरिंग भी करवा दो, 2-3 हजार रुपए का खर्चा करवाया, वापस से नया जैसा हो गया। अब सोचो, फिर वो 3 साल और चल गया, तकरीबन 13-14 साल चल गया पंखा। अब बहुत ज्यादा खराब होने लगा, तो अभी भी आपने उसको उतरवा कर कबाड़िए से आप लड़ रहे हो कि इतने का दूंगा और इतने का दूंगा। सोचो,
एक पंखा आपने, अल्लाह माफ करे, कबाड़िए से लड़ रहे हो कि बिल्कुल नया पंखा दे रहा हूं तुम्हें, किसी को उस पे कलर हुआ था, तो कबाड़िया भी समझ रहे, अरे वाह माशाल्लाह नया पंखा दे रहा है। अब किसी को क्या पता कि वो कितने साल चला हुआ है माशाल्लाह। एक बड़े मजे की बात, एक पंखे का तुमने जुलूस निकाल दिया, अल्लाह माफ करे, एक पंखे का तुमने जूस निकाल दिया। तो अगर तुम तो बहुत बड़ी है यार ये, 50 लाख या हीरा 1 करोड़ की मशीन बहुत लोगे, बड़ी है। तो अल्लाह ही रहम करे, कयामत तक तो चलाओगे उसको। अगर आप 1 करोड़ की मशीन लोगे, या 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का आप मशीन लोगे, नहीं वो क्या रहा है ये? क्लियर हो रही है बात? और करंट एसेट विच कैन बी यूज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसे तमाम एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स, दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसको किसको लगी फाउल होता है, वैसे ही लगेगी ये तो, हिलनी नहीं चाहिए। सही तो सही। क्या कर, क्लियर है बेटा? which can be seen, which can be used for more than one accounting period, which cannot change their shape easily, plant and machinery, building, equipment, ये सारे क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। यानी फिक्स्ड which can change their shape easily, cash in bank, cash in hand, debtors, prepaid, office supplies, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन, इसका भी ले लो। लाइबिलिटीज था, रिसोर्सेस सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लाइबिलिटीज बच्चों, resources supplied by other people is called liabilities. Resources supplied by other people is called liabilities. Business obligations are called liabilities. Business obligations are liabilities.
मेरा पता चला लाइबिलिटीज भी दो टाइप्स की हैं। लाइट गई भी है और नेट बंद है, और वो नेट जो है ना मैं अपने मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, इस वजह से थोड़े बहुत सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। कुछ आवाज आई आप लोगों को? विच कैन बी सेटल विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर अंदर वापस करना हो, वो करंट लायबिलिटीज कहलाता है। ऐसा कर्जा जो 1 साल से ज्यादा अरसे में आपको देना हो, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। बैंक लोन, लोन नोट्स, मॉर्गेज, हाउस बिल्डिंग लोन, इसमें लिख लेना क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल। स्टूडेंट्स हैं, ये भी रिपीट होगा, इससे परेशान नहीं होना। ये तो आप तेजी से सिर्फ जो है मैं बताता हूँ, बाद में इसको डिटेल में हम बात करें के लिए यूज हो जाएगी। एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम वगैरह। तीसरे हेड का नाम है कैपिटल। कोई होती, कैपिटल की कोई टाइप रखना। आवाज आ रही है बेटा? रेसिडुअल क्लेम बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। चौथे हेड का नाम है एक्सपेंसेस। अच्छा, शुरू के 3 हेड्स तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़े थे। एक्सपेंसेस में कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज इज कॉल्ड expenses. Cost incurred by the business to generate revenues is called expenses. For example, rent, salaries, repair. याद रखिएगा, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं बच्चों। बिजनेस के लिए
बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और लाइटें खोलोगे, लाइट का बिल आएगा, सैलरीज दोगे, अकेले काम नहीं कर सकते हो, बंदा रखना पड़ेगा, सैलरीज दोगे, तो फुटों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, जाओगे स्लीप में खर्चा करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें वेस्ट की बात है। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? रेवेन्यूज के अंदर क्या लिखोगे? तस्वीर पिक्चर खींच रही बेटा? Revenues are generated from the sales of goods and rendered services. Revenues are generated from the sales of goods and rendered services. जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल कमीशन इनकम हो गया, सर्विस इनकम हो गई, बेस्ट एवर एग्जाम्पल है रेवेन्यूज की। अब एक मेरा सवाल है, ये जो अल्सर का है ये हमें समझना पड़ेगा। ए स्टैंड फॉर एसेट्स है, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज है, सी स्टैंड फॉर कैपिटल है, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस है, और आर स्टैंड फॉर रेवेन्यूज है। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, ये जो ए सारे एसेट लगा दिए, टेंजिबल थे, इनटेंजिबल, करंट, नॉन करंट एसेट्स, कम पड़े तो तुमने लाइबिलिटीज ले ली, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर तुमने ओनर ने अपने पर्सनल पैसे भी लगा दिए, फिर दुनिया जहाँ के एक्सपेंसेस कर दिए, सिर्फ किस लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लाइट नहीं थी, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए। ये सारे कौन निकाल के देगा, देखिए ना। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आगे देखो बेटा, एक ये जो नए स्टूडेंट्स हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ये एसेट्स को एक तरफ लिख दिया है, रोजाना आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, रोजाना आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ये सारे एसेट्स हैं, इसके अंदर टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है, करंट भी है, नॉन करंट भी है। फिर ये लाइबिलिटीज है, करंट भी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी है। इस बाद एक्सपेंसेस की इसकी एक पिक्चर ले लो, इसकी एक पिक्चर ले लो। एक्सपेंसेस में और रेवेन्यूज में कुछ लिखे हुए, रोजाना आप इसको एक दफा पढ़िएगा प्लीज। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सारे चूजर बता रहा हूँ। अच्छा, पुराने बच्चों का काफी दिनों आ गया था तो एक रिकॉल हो जाएगा। लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।
तो याद रखिएगा एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस, इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस मैंने चेंज करी है। वैसे तो अल्सर होता है ALCER, लेकिन इधर एसेट और एक्सपेंस को एक साथ खास तौर पे लिखने की वजह यह है इन दोनों के ऊपर रूल्स इम्प्लीमेंट होता है। सर आपने ये नहीं बताया कि ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। बच्चों याद रख लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम के नाम है। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम्स के नाम है। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करवाना, ये रूल बनाया है उन्होंने। और जब भी एसेट और एक्सपेंस कम होंगे बिजनेस में तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट जगह क्या आप उसको डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट कॉलम में लिखिएगा। ओके सर। ऑन द अदर एंड लायबिलिटी कैपिटल एंड रेवेन्यूज, लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, और जब भी लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज होंगे तो याद रख लेना एसेट और एक्सपेंस के लिए एक रूल है, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यूज के लिए एक रूल है, एसेट और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है। जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे लिखोगे, और जब भी लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज डिक्रीज होंगे तो आप इसको डेबिट साइड पे लिखोगे। रूल्स चेंज है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे डबल एंट्री सिस्टम की, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डबल एंट्री सिस्टम की। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट must equal to every credit. In double entry system, every debit must equal to every credit. एक रूल बनाया है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने, डेबिट must equal to every credit। एक और भी चीज लिखना, इन डबल एंट्री से हम एवरी डेबिट मस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। In double entry system, every debit must have equal and opposite credit. Sir, what is debit? कॉलम का नाम है वरुण, मैंने अभी बोला कॉलम नेम। वरुण इसके ऊपर अभी बहुत सारी बातें होंगी, अभी तो मैं सिर्फ दोनों क्लास को मर जा रहे हो। वरुण आपको आवाज आ रही है मेरी? और फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर को सुनोगे तो समझ में भी आ जाएगा। भाई डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम्स के नाम है। वरुण आपको आवाज आ रही है मेरी? सर इट्स मीन दोनों कॉलम की अमाउंट सेम होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा मंतशा, बिल्कुल सही कह रहे हो। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम के नाम है वरुण, काइंडली रिप्लाई मी। और क्या है, और क्या मसला है? वरुण क्या बोल रहे हो? हाँ सर बट सही से नहीं। क्या सही से नहीं भाई? बेटा क्लास थोड़ी सी मैंने ज्यादा जानबूझ के ले ली है ताकि हम नेक्स्ट क्लास से सब इक्वल पेस पे आ जाएं। मुंतहा, और इन सब चीजों को आप रिकॉर्ड भी कर लेना। अच्छा जो पुराने स्टूडेंट्स बैठे हुए दानिया वगैरह या आयशा जो भी हैं बैच 6 वाले, उन्होंने बताइएगा जरा। वरुण मुझे बताओ जरा सा कि दो कॉलम्स के नेम है
ये लिख दिया। डबल एंट्री सिस्टम जब हम करेंगे तो वरुण ये अभी बहुत सेवरल टाइम्स ये रिपीट होगा बेटा, इससे डोंट बी वरी, बेफिक्र हो जाओ। जितने क्वायरीज है वो सारी मैं तुम्हें रिजॉल्व कर दूंगा। इट्स माय टर्न, सही है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की हेडिंग डालोगे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की हेडिंग डालोगे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट owner and its business have separate existence, separate legal rights, and they are separate from each other. याद रख लो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनर और बिजनेस हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, और दोनों की सेपरेट होती है, सेपरेट लीगल राइट्स होते हैं। although the all business entitled by the चीज है वरुण का ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज रिकॉर्डेड विद ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ड्राइंग्स जो है ये, अभी हम ड्राइंग्स की एक डेफिनेशन, ड्राइंग की एक डेफिनेशन लिख लेना। आपने नाम तो बता दिया, ड्राइंग्स इसका मतलब क्या है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी व्हेन ओनर of the business owner of the business called ओनर क्या, हम सब कौन है, वालेकुम सलाम बेटा। सनिया नफीस, अच्छा जी। व्हेन ओनर विड्यू, ओनर ऑफ द बिजनेस विड्यू सम थिंग्स, ओनर ने क्या करा, अकाउंटेंट को बोला कि यार एक 50,000 रुपए निकाल के रखना सेव में से, मुझे घर लेके जाना है, घर के जो है बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ग्रोसरी वगैरह लेनी है। डेफिनेटली ओनर कहाँ से पैसे लेके जाएगा, बिजनेस से ही तो लेके जाएगा। व्हेन owner of the business reduce something from the business for his personal use is called drawing। सारे पुराने बच्चे भी लिख लीजिएगा डेफिनेशन। अब जरा सुनिएगा सारे बच्चे, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, एक मैंने इसकी समझाया था, ये नए बच्चों को भी समझा दूं ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है, अच्छा जो दानिया, आयशा, हसनैन, कोई मुझे बताएगा, अहमद रजा, हमने इसमें से कोई एंट्रीज स्टार्ट करी थी बनाना या सिर्फ लिखी थी?
कोई बताएगा मुझे ये इसकी हमने एंट्रीज अभी सिर्फ लिखी थी, सही है अजीम, लिखवाई थी। तो ये नए स्टूडेंट भी जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर अहमद ने बिजनेस स्टार्ट करा एंड डील इन कराची, इन ट्रेडिंग बिजनेस सदर कराची। सदर कराची में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार स्टार्ट करा है मिस्टर अहमद ने। अब सारे स्टूडेंट जरा सुन लीजिएगा, मिस्टर अहमद कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस। मिस्टर अहमद कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस है मिस्टर अहमद। कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस है। और एक और बात बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, कल सारे स्टूडेंट जो है, ये जो पुराने स्टूडेंट बैच 6 वाले हैं, देख लो मैं इधर तक पहुंचा दिया है। कल की हमारी 6 to 8 क्लास है, तो याद रख लेना मैं इनकी डबल एंट्रीज बनवाऊंगा, मैं इनकी डबल एंट्रीज बनवाऊंगा। तो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल लाइव क्लास लें। और इसमें वरुण कोई भी क्वायरीज होंगी, दानिया, आयशा, जितने भी जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फातिमा, सारा, तो उसी वक्त पूछ सकते हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच्चों को मैंने देखा था कि डबल एंट्रीज आ रही थी, लेकिन ये मेरा एक सबसे फेवरेट सवाल है क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीजें कवर कर लेता हूँ। तो आप भी साथ बैठिएगा ताकि आपकी डबल एंट्रीज जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और इस बिजनेस के अंदर मिस्टर अहमद ने स्टार्ट करा है बिजनेस, मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। हम करेंगे तो इंशाल्लाह, सिर्फ इसको स्टार्ट अभी कर रहे हैं। मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, डील इन ट्रेडिंग बिजनेस। याद रखिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है बनी बनाई चीज खरीदेंगे और उसको प्रॉफिट रखकर बेच देंगे। और सदर कराची में हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी एसी, फ्रिज, डॉलेंस के, हायर के, आपके कैनवुड के, तो इन सब की जो है आप डिस्पेंसर्स, जूसर मशीन, अला बला शला सब बेचते हो। बनी बनाई चीज लेकर आते, कंपनी देके जाती है, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हो, बेचते हो। तुम्हारा एक पूरा जो है बाकायदा एक स्टोर है, एक तुम्हारा जो है पूरा जो है शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सदर में, जो तुमने बिजनेस स्टार्ट करा है। और हमें मिस्टर अहमद ने, बिल्कुल हो सकती है नूर अहमद, एक ही कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है मेरा बेटा। पहले उसने फैक्ट्री में माल बनाया, बहुत सारे लोगों को जो है उसने, नूर अहमद, उसने जो है होलसेल करा, फिर तारिक रोड पे खुद भी दुकान खोल ली और उधर अपना माल भी बेच रहा है। और माशाल्लाह उसी दुकान पे बैठे बैठे घर भी बिकवा रहा है, तो उससे कमीशन ले रहा है। माशाल्लाह उससे घर भी बिकवा रहा है। बाटा शूज, बिल्कुल सही है काशिफ। अब तो बाटा शूज क्या, अब तो पहले सिर्फ बाटा था, अब तो आपके पास ये आइडियाज हो गया, जे डॉट हो गया, आपके पास खाड़ीज हो गया, सब अपना माल खुद बनाते हैं। बल्कि एक और बात बता दूं नूर अहमद, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, पहले ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते थे और ट्रेडिंग के लिए ये सारे दुकान वालों को देते थे। लेकिन मुंतहा अब क्या कर दिया इन लोगों ने, गौर से सुनना जरा सारे, अब ये खुद ही मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और हर बड़े मॉल के अंदर अपना आउटलेट खुद ही खोल लेते हैं। अब ये अपना आउटलेट अपना खुद ही खोल लेते हैं, बोलते हैं हम तो बड़े बेवकूफ थे, 2,000 रुपए का सूट बनाया, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, 2,000 रुपए का सूट बनाया, 2,200 रुपए का बेच के हम बहुत बड़ा कारनामा कर रहे थे। हम समझ रहे थे अरे वाह यार हम तो बहुत कमा रहे हैं 200 रुपए एक सूट पे रखकर। और पता चला जब उसको होलसेल में, रिटेल में 200 रुपए में, होलसेल में बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, और जब मेन दुकान पे बिक रहा है तो आप ही का सूट जो है
वो 4,000 का बिक रहा है। तो सर ये ट्रेडिंग बिजनेस है। हाँ ना, ये ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा। मंतशा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूँ कि पहले ये मैन्युफैक्चरिंग वाले खुद जो है माल बनाते थे और पूरी दुनिया इनका माल बेचती थी। अब ये खुद ही माल बनाते हैं और खुद ही फाइनल कस्टमर को बेचते हैं। कस्टमर को, इनको जब पता चला कि मैं 2,000 का सूट 2,200 में बनाता हूँ और आगे वाला 4,000 का बेचता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग भी साथ साथ कर दी है। बल्कि अजीम, मेरी इत्तला के मुताबिक तो अब ये लोग शायद किसी और को माल देते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी आउटलेट के लिए ही बनाते हैं। इसलिए कि इतना कस्टमर हो गया है, इतना कस्टमर हो गया है, इतना कस्टमर हो गया है कि उनको किसी और की गर्ज ही नहीं है बेटा। हाँ, तुमने ये देखा होगा शायद, जो लड़कियां हैं उनको शायद इस चीज का आइडिया हो कि एक रेप्लिका भी चलती है इनके नामों से, जो ये लॉन वगैरह निकालते हैं। नूर अहमद, तुम सुन ही नहीं रहे हो। ट्रेडिंग बिजनेस में तुम जो है, तुम्हारी ग्रोसरी की शॉप है और तुम जो है बैठे बैठे गली मोहल्ले के जो है घर भी बिकवा रहे हो, गली मोहल्ले के जो है घर जो है रेंट पे भी दे रहे हो। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या, नूर अहमद? तो वो क्या है, उसके साथ शादी है जो है। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इतने आसान उर्दू में तो समझा रहा हूँ कि वो तुम जो है सौदा सर्फ बेच रहे हो, शैम्पू बेच रहे हो। हाँ हाँ ठीक है बेटा। तो ये मेरा कहाँ से कहीं बात और चली गई। आगे हमारे पास इंशाल्लाह बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है और वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो सदर कराची में, और मिस्टर अहमद ने हमें एज अ अकाउंटेंट रखा है विद एट हैंडसम सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज। अब ये सारे नए वाले स्टूडेंट जो हैं, इसकी एक पिक्चर ले लो, इसकी एक पिक्चर ले लो प्लीज। इसको कॉपी कर लेना मंताशा जरूर, सब सारे काम को। अब इसकी एक पिक्चर ले लो। इसमें हम बहुत डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता कल इंशाल्लाह ताला अजीज वरुण, मंताशा मंतशा मंतशा 7 के बाद इसकी पिक्चर लें 8 से। नंबर देख लेना 8 से 11 तक हो गई। 12 से ले लो, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चले गया था। 12 से इसकी पिक्चर ले लो। वेरी गुड जवेरिया। इसमें इंशाल्लाह वरुण, मंताशा, जितने भी बच्चे हैं इसमें हमारे सारी डबल एंट्रीज ट्रेडिंग बिजनेस की। काशिफ क्या कह रहे हो? 8 क्या लिख रहे हो काशिफ? 15 से लो भाई। फिर 17 से लो। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक वाहिद सवाल तुम लिखोगे, बाकी फिर हैंड आउट जो है पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें मैं दे दूंगा। सिर्फ ये सवाल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा लिख लीजिएगा। अभी करते हैं काशिफ। पहले इसकी तस्वीर ले लो। ये दानिया 25 ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं कल की क्लास
अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह 6 बजे डॉट हम इंशाल्लाह, और कल ये नेट भी सही हो जाएगा, नेट वालों को फोन करते रहो। माशाल्लाह टोपीबाज तो लोग हैं दुनिया में, पता नहीं क्या, ये इंटरनेट भी एक तो मोबाइल के इंटरनेट से जो है वो कनेक्ट करा हुआ है। ये 8 वाली ट्रांजैक्शन से जरा बता दूं। काशिफ ने कहा सर ये इसकी एक तस्वीर लेनी है 8 वाले की, देख लो काशिफ। हाँ दानिया, इतना परेशान किया भाई इसने। वैसे तो पूरे दिन जो है बाहर ही होते हैं, तो इंस्टीट्यूट वगैरह में तो लगे हुए हैं। आज ये हुआ कि इंस्टीट्यूट में पूरी दोपहर से लाइट गई हुई थी, तो वाइब्स आ रही थी कि जनरेटर चल चल के भी थक जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 बजे और जनरेटर बंद हो गया, वो हीटअप हो गया, वरना मैं इंस्टीट्यूट से ही ले लेता क्लास। मैं कहा आज पहली क्लास है, नए बच्चे आए होंगे, लेना भी जरूरी है, तो भाग कर घर आया। अब जब घर आया तो माशाल्लाह 20 का एसएस लेना है काइंडली, ओके बेटा। तो पता चला कि इधर इंटरनेट बंद है। मेरे ख्याल से इंसान का खाना बंद हो जाए तो मसला नहीं है, इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। सांस बंद हो जाती है, ऐसा कर दिया, कैमफ्लॉज कर दिया है। मतलब कभी कभार वाकई इसमें ऐसा लगता है कि आदमी चाहता भी है ना कि यार मैं जरा सा रिलैक्स होके बैठ जाऊं। ये मुंतासिब ये प्रायोरिटीज हैं यार, जिंदगी क्या रुक जाती है, जिंदगी क्यों रुक जाएगी, कुछ नहीं रुक जाती। लेकिन हम इस तरह के सारे काम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना। मुझे तो कभी कभार लगता है कि अगर, कभी कभार ये मुझे लगता है अगर इंटरनेट वालों ने अपने चार्जेस इतने सारे बढ़ा दें तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, उनको देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली बेटा। डन बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह ताला अजीज कल हम इससे आगे बात करेंगे मजीद। तो मैंने ये सारा वरुण, हाँ ले लो एक, दानिया एक वो जितना पढ़ाया था, और अगर ये नए स्टूडेंट जो है वो पोर्टल का एक्सेस ले ले तो उसमें मेरे ख्याल से किसी किसी स्टूडेंट ने लिया भाई। नहीं आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आ जाएगा, मतलब ये तो सिर्फ हमारी एक समझ लो, ये पूरा करना था प्यारे बच्चे। स्क्रॉल डाउन करूं, चल नहीं चल गया। जनरल जनरल हारिस बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो वेरी गुड काशिफ, ये लो काशिफ। वरुण हो गया डन बेटा, इज इट क्लियर, ऑल डन। जी स्क्रॉल, क्लास एंड हो गई है बेटा, ये जरा पूरा कर ले जरा बच्चे। बहुत अच्छी बात है हारिस, वेरी गुड। अगर तुम्हें आते हैं 20 का चार्ट नहीं लिया, 20 का चार्ट नहीं लिया, वो तो हमने अलग से एक करा है, ले लो। हम कल वापस से बनाएंगे। चले ओके बेटा डन, अल्लाह हाफिज।